हाय नेटवर्क, कैसे हैं आप? Yeah, good, Nitin. Thank you for having me. थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो ये कैटेगरी है शूज़ की, फास्ट फैशन शूज़ की, जिस पे बाका बुकी इस टाइम पे एक फिनोमेना, एक रेज क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में बहुत मज़ेदार बातें करने वाले हम आज। बट आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी पहले कि आप जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं जो बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा पहले अपने बारे में ये बताइए कि एग्जैक्टली यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सो एक लंबी स्टोरी है. आई विल एक्सप्लेन इन अ लिटिल शॉर्ट एंड डिटेल थिंग. सो बाका बुकी हमने स्टार्ट किया, मैंने और अनुज इज़ अ को फाउंडर. तो मैंने और अनुज ने स्टार्ट करी बैक इन 2014 व्हेन ई कॉमर्स वाज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज. जब हमने स्टार्ट किया उस समय में ट्रेडर्स ईबे हुआ करते थे. मतलब बना उस समय में अमेजोन वाज नॉट इन इंडिया. फ्लिपकार्ट बुक्स सेल किया करता था. स्नैपडील वाज देयर. तो आई वॉज इन टू लोन सिंडिकेशन, कम्प्लीटेड माई CA. 2013 नवंबर में मैंने अपनी CA कंप्लीट करी थी. तो उसके बाद में बेसिकली जॉब मिली नहीं. जॉब मार्केट वाज लिटिल. जॉब मिली नहीं? अच्छा। CA करने के बाद बेसिकली देयर इज अ कैंपस प्लेसमेंट जो होती है. हाँ। तो कैंपस प्लेसमेंट में मतलब ना जॉब नहीं मिली. सो आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब. सब लोगों का ऐसी मार्केट में ये हाल था या? बेसिकली उस समय में थोड़ा सा रिसेशन वाला फेज चल रहा था. सो मतलब ना जॉब सर्च करी, कैंपस प्लेसमेंट में भी जॉब मिली नहीं. तो फिर उसके बाद में जो मेरे प्रिंसिपल थे, जहाँ मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी, CA में 3.5 years का एक आर्टिकलशिप का पीरियड होता है जो कि आपको सर्व करना होता है. तो मैंने जहाँ आर्टिकलशिप करी थी वहीं पर मैंने सोचा कि अब कहीं जॉब तो मिल नहीं रही है, वहीं कर लेते हैं जॉब. वहीं पर अपनी मतलब ना जॉब कंटिन्यू कर लेते हैं. उन्होंने बुला लिया. सो आई स्टार्टेड डूइंग लोन सिंडिकेशन, लोन कंसल्टेंट. आई वाज अ लोन कंसल्टेंट टू एन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कंपनीज एंड दो स्टफ. तो वहाँ पर करने लगा. तो मेरे को अपने लिए एक शूज़ चाहिए था. सो आवर ऑफिस वाज इन नोएडा सेक्टर 18. तो वहाँ पर जो लोकल मार्केट शॉप है वहाँ पर मैं गया अपने लिए, मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स जूते देखे. इट वाज अ फॉर्मल शू. तो मतलब है ना देखे तो देयर वाज एन डिस्पैरिटी बिटवीन ऑनलाइन प्राइस एंड ऑफलाइन प्राइस दैट आई नोटिस्ड. ब्रांडेड शूज़ में? ब्रांडेड शूज़ में. बेसिकली इट वाज एन बाटा शू उस समय में. तो सो बेसिकली है ना जो ऑफलाइन मार्केट में था वो शू मिल रहा था, मतलब सेम शू, बाटा शू 1600-1700 रुपीज़ का. और है ना ऑनलाइन इट वाज सेलिंग अराउंड 2200-2300 रुपीज़. सो इट वाज ऑपोजिट. अभी क्या होता है, ऑनलाइन इज चीपर, offline is expensive. But at that time it was like online was like expensive and offline was cheaper. So matlab na I thought there is a gap that we can start selling it. We can start we can start as a side hustle. मतलब उस समय इट वाज लाइक कि ऑफिस में भी इतना काम नहीं था, चलो थोड़ा सा ना साइड हसल हो जाएगा. तो इसके हिसाब से वी स्टार्टेड. क्या था वो? प्राइस का गैप था? सो इट वाज अ प्राइस गैप दैट वी नोटिस्ड. फिर उसके बाद में जब हम ना मतलब ना वी वेंट टू करोल बाग. वी सॉ कि वहाँ पर है ना एक शू का मार्केट. ये बिफोर दैट इवन वी डिड नॉट न्यू कि ऐसा शू का कोई होलसेल मार्केट भी होता है. सो वी वेंट टू करोल बाग. वी सॉ लाइक देयर आर मल्टीपल वेराइटीज ऑफ शू. देन व्हाट इज दैट नेक्स्ट थिंग हैपेंड वाज द सिलेक्शन ऑफ डिजाइंस. तो जो हम डिज़ाइंस लेके आए, सो द डिज़ाइंस दैट वी सेलेक्टेड. तो वहाँ के बाद में रियल जर्नी स्टार्ट हुई. तो फिर हमने वो शू ले आके हमने वी सॉ इट टू ट्रेडर्स, वी सॉ इट टू eBay. Traders.com was an website at that time. जब इट वाज अ गो IBO प्रोजेक्ट. तो उनको दिखाया तो उनको काफ़ी पसंद आया वो डिज़ाइन. बट एट दैट टाइम ब्रांडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो लाइक एवरीबडी कैन ब्रिंग द शू एंड देन दे कैन सेल. तो फिर हमने सोचा कि लाइक ग्रेजुअली वी लिस्टेड द प्रोडक्ट, सेल्स स्टार्टेड हैपनिंग ऑन. बट किस नाम से? इसी नाम से ही? नहीं, फर्स्ट वी स्टार्टेड बाय द नेम ऑफ लाइक इट आई थिंक इट वाज एन कंपनी नेम जो कि हमने परचेज किया था. ऐसा कोई ब्रांड नहीं था? इट वाज नॉट अ ब्रांड. फर्स्ट ट्रांजेक्शन. तो उसके बाद में ना द सेकंड वी थॉट लाइक वी शुड गिव अ नेम टू इट. वी शुड स्टार्ट विद अ ब्रांड थिंग सो दैट वी कैन स्टार्ट कीप रोलिंग. और वर्किंग कैपिटल का उस समय में कांस्टेंट था. सो वी स्टार्टेड अ मेयर लाइक अ मंथ और 2 सैलरी जिससे हमने स्टार्ट किया. जैसे कि अनुज ने कुछ कपल ऑफ लैक्स दिए थे, मेरे 50,000 रुपीज़ इन्वॉल्व है मतलब इंटायर बिजनेस में. तो वहाँ से स्टार्ट किया था हमने बिजनेस. तो हम ट्रेडर्स में गए, वहाँ ग्रुपॉन में गए, प्रोडक्ट लिस्ट किया. लिस्ट करने के बाद में जैसे जैसे सेल आने लगी, वी ब्रॉट इट अगेन एंड देन वी फिगर आउट लाइक वी शुड इस्टेब्लिश अ ब्रांड एंड देन वी शुड डू इन आवर ब्रांड ओनली. सोर्स कहाँ से कर रहे थे शूज़? इनिशियली वी सोर्स फ्रॉम करोल बाग. फिर हम मूव करें फिर टू आगरा.
अच्छा सो वी फ्रॉम, क्योंकि जहाँ करोल बाग से सेल शू बन रहे थे वो आगरा से ही सोर्स होके आ रहे थे. सो वी वेंट टू बैकएंड चले गए उसके बैक एंड पे reverse, हाँ. चले गए एंड देन वी वेंट डायरेक्टली टू फैक्ट्रीज. और फिर वहाँ पर देखा तो वहाँ पर शूज़ वहाँ से फिर हम लोग सोर्स करे, वी मेड इट इन आवर ब्रांडिंग. फिर ग्रेजुअली बट ग्रेजुअली द लर्निंग डिजाइन हैपेंड. वगैरह पे कौन फोकस करता था कि यार शूज का पैटर्न डिजाइन? डिज़ाइन सिलेक्शन हम लोग करते थे. अच्छा. बेसिकली डिज़ाइन हमारी तरफ से ही सिलेक्शन होते थे. प्रोडक्शन हम उन लोगों को गाइडलाइंस देते थे. ऑल्दो वी वर नॉट फ्रॉम अ फुटवेयर बैकग्राउंड, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लर्निंग हुई, आफ्टर 1 or 2 ट्रांजेक्शन वी मेड मिस्टेक्स. Even we did not know कि which material to select, which sole will work, what is the sole material it should be, what type of laces it should be. सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा. तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़. क्योंकि उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे. दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी. और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज़ क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीज़ें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें. चलो पूरा वीडियो देख लो. पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिट में कैसा जाना चाहिए, और है ना कट साइजेस भी होते हैं उसमें. वो सारा कुछ थ्रू आउट 1-2 साल में पता चला. फिर हम लोग ने उसको इरिट्रेट करके थोड़ा सा और इम्प्रूव किया. तो उसके बाद में है ना मतलब ग्रेजुअली वो लर्निंग के बाद में देन उसके बाद में हमने 2014 या 15 में वी स्टार्ट लाइक रजिस्टर्ड अ कंपनी बाय द नेम ऑफ बाका बुकी फैशंस प्राइवेट लिमिटेड. और अभी तो तक वहाँ ये से सब जर्नी ऑनलाइन बेच स्टार्ट. रहे थे आप? हमने अभी तक थ्रू आउट लाइक बाका बुकी इज एन ऑनलाइन ब्रांड, सो इट इज अ डिजिटल फर्स्ट ब्रांड. स्टिल लाइक अराउंड 90% ऑफ आवर सेल इज थ्रू ऑनलाइन ओनली. बट ऑनलाइन में भी खुद की वेबसाइट पे फोकस था तब तक, या अमेजोन वगैरह पे? हाँ, तो बेसिकली बाका बुकी का मैं बताऊंगा 2 फेज में है. लाइक इट इज लाइक प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. Pre COVID is completely like I would say it is dependent on marketplace, like till then the COVID struck. After COVID it is through our website. So वहाँ पर एक है ना बीच में एक फेज है. So basically है ना अगर मैं बताऊँ 2015 से लेके 20 तक 2015 से 20 तक we will heavily reliant on all marketplaces. Like maybe Amazon, Myntra, Flipkart, all major marketplaces we were doing very good. But जो कोविड का पीरियड आया जिसमें 1 महीने की हमें गैप मिला, we built our own website. गैप क्या था? वो 1 महीने का जो लॉकडाउन था. तो बेसिकली वो लॉकडाउन था, उसमें टाइम मिल गया, थोड़ा टाइम मिला, देन वी बिल्ट आवर वेबसाइट. उससे पहले टाइम ही नहीं मिलता था. मतलब लेकिन सोचते थे आपके अपना खुद का सोच जरूर थी. इनफैक्ट हम लोग 2017 से ही ट्राई कर रहे थे टू बिल्ड आवर ओन वेबसाइट, बट वो कभी भी हो नहीं पाया बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता था. इनफैक्ट वी हैड अ लीन टीम, तो हमेशा सब कुछ खुद ही को करना पड़ता था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था. तो इसीलिए ना मतलब बेसिकली वी ट्राइड अ लॉट. इवन वी लाइक वी वेंचर्ड विद टाइम्स इंटरनेट, जो इंडिया टाइम्स उस समय में इंडिया टाइम्स हुआ करता था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपनी है. बट उन्होंने भी ट्राई किया, बट इट वाज नॉट दैट सक्सेस. सो शॉपिफाई आई गेस 2018 एंड 19 में आया था. 2020 में हमने जो लॉकडाउन की फेज़ में ही वेबसाइट बिल्ड करी, और उसके बाद में शॉपिफाई पे और उसके बाद में वी टुक लाइव लाइक इन लॉकडाउन ओनली. बाका बुकी वाज लाइव इन लॉकडाउन ओनली. तो लॉकडाउन में हमने लाइव किया. वी स्टार्टेड विद फेसबुक एड्स, मेटा एड्स हमने स्टार्ट किया. देन वी सॉ कि कन्वर्जन्स सिर्फ 15-20 रुपीज़ में आ रहे हैं. अच्छा. Like we had a shoe of around 1200-1300 rupees and the conversion was at like around 20 rupees. We are getting one order. बट इतना कम कैसे हो रहा था? ऐसा क्या कर दिया था? So that is the thing that we found out that customers were looking for our shoes through our own website. हमारे Google में भी search volumes अच्छे थे. There was an organic search. Customer wanted our website to be there. So when they saw that there is a website, they like the orders started coming in. तो वो orders पहले तो मतलब ना 5 या 10 order आए, but within I think 3-4 months the order kept flowing in. तो मेरे हिसाब से within 4 to 5 days we started getting around 80-100 orders per day. जब ये आपने खुद लॉन्च किया शॉपिफाई पे, तब तक आपका रेवेन्यू कहाँ स्केल क्या पहुंच गया था? I think that at that time we were doing around like 20 CR per year. 20 CR कर रहे थे और कोई वेबसाइट नहीं थी. कोई वेबसाइट सारी मार्केट प्लेसेस से 20 करोड़ तक पहुंच गए थे. राइट. और प्रॉफिटेबल थे? या वी वर एक्चुअली वी आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड राइट. तो हमेशा प्रॉफिट तो हमारा कोर पे ही था. सो basically there are 2 things. Either you focus on growth, you focus on profit. And for us it was like growth and then profit, because हमें अपनी कंपनी को अपना ही फंड भी करना था राइट. सो back in 2014 when we started, उस समय में कोई भी फंडिंग के बारे में कोई बातें नहीं करता था. किसी को भी नहीं मालूम था कि फंडिंग होती थी. अगर आपको अपनी वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, तो यू हैव ओनली वन ऑल्टरनेटिव, दैट वाज डेट. डेट के अलावा कोई ऑल्टरनेट होता नहीं था. सो डेट भी बैंक्स आपको इजीली नहीं देती until unless you do not have any collateral. करेक्ट.
You need to have your either house, you need to have any commercial establishment जिसको आप है ना एज अ कोलेटरल रखो और फिर बैंक लोन करती है. तो इजीली न्यू एस्टेब्लिशमेंट को उसमें लोन भी नहीं देती. तो जो भी चीज़ है either you have a debt through your friends or relative or you have your own money. So वही ऑप्शन था. So even we did not have support of that कि हम फ्रेंड्स और रिलेटिव से बोरो करते मनी. सो द ओनली थिंग दैट वी हैड आर सैलरी सेविंग्स जो हमने इन्वेस्ट किया था. तो वहीं फर्स्ट से ईयर जो किया था इनफैक्ट है ना 1 मंथ की सैलरी से ही हमने स्टार्ट किया अपनी बाकाबुकी। या बाकाबुकी. मतलब 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ. अच्छा, कुल मिला के 1.5-2 लाख रुपए से ही स्टार्ट किया. और ग्रोथ बता सकते हो क्या ईयर ऑन ईयर? मतलब अगर बाकाबुकी की ग्रोथ समझनी हो So फर्स्ट it ईयर was सेकंड ईयर yeah, ऐसे। it was not linear I would say. मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हमेशा इंक्रीज होते गई. In 2017-18 we used to sell through Naptol and we used to sell through newspaper जो ads रात also. को 11-12 बजे जो हाँ, हाँ, एड्स आती हैं right, उसके right. ऊपर। So अच्छा we used to sell a lot in Naptol. हमारे पास काफ़ी अच्छा एयर टाइम होता था उनका. अच्छा So in fact we were top footwear brand जो कि नाप्तोल में सेल किया करता था. And then we used to sell through India Times also जो न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आती थी. But then we realized कि उससे ब्रांड नहीं बन सकता. एक्चुअली क्या है कि वो मासी ऑडियंस को केटर कर रहा है प्लस मतलब है ना जो हम दिखाना चाह रहे हैं जो हम कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली. सो देन वी लेफ्ट नाप्तोल एंड इंडिया टाइम शॉपिंग. ग्रेजुअली फिर हम लोग ने पूरा कंप्लीट मार्केट प्लेस शिफ्ट कर दिया. सो और तब उसमें तक आप मार्केट प्लेस पे नहीं थे, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे? वी वेर इनटू मार्केट प्लेस बट मेन फोकस वाज थ्रू नाप्तोल वगैरह पे नाप्तोल वगैरह था. देन वी मूव्ड टू दीज मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा. फिर उसके बाद में 2020 में हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी और उसके बाद में वी वर कंप्लीट फोकस ऑन आवर वेबसाइट. तो ये जो नाप्तोल वगैरह बिजनेस मॉडल है, क्या ये आपसे सेल के बेसिस पे रेवेन्यू शेयर करते हैं या आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता है नॉर्मली? नहीं नहीं, इट इज़ ऑन वेरिएबल बेसिस. मतलब आप जितना सेल करते हो उसके ऊपर में देना पड़ता है. बट फिक्स अमाउंट भी होता है? नहीं, फिक्स अमाउंट नहीं होता. बट ऑल्दो एक्चुअली उस समय में टेली कॉमर्स मतलब ना उस समय इवन वी वर नॉट लाइक वी वर न्यू इनटू दैट मार्केट. और हमें लगता था टेली कॉमर्स में शूज़ कौन ही खरीदता होगा बिकॉज टेली कॉमर्स वाज मेंट फॉर एन हाउसवाइफ और जो वुमेन लेड ऑडियंसेस होते थे. बट स्टिल वी आर सरप्राइज्ड कि उसमें भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे. देन वी मूव्ड ऑन. मतलब हमें लगा कि नहीं चलो ठीक है ऑर्डर्स आ रहे हैं तो करते हैं. बट इवेंचुअली वी फाउंड आउट कि उसमें ब्रांड नहीं बन सकता था. इट वाज एन वैल्यू सीकिंग ऑडियंस. वहाँ पर हमेशा सारे वैल्यू सीकिंग ऑडियंस हमें लगे. तो फिर देन ग्रेजुअली वी मूव्ड टू प्रीमियम मार्केट प्लेसेस सच एज मिंत्रा और ना थोड़ा सा अमेजॉन में भी वी वर इनटू प्रीमियम कैटेगरी ओनली. तो हमने धीरे धीरे अपने प्राइसेस इंक्रीज करे. मतलब ना वी इंक्रीज्ड क्वालिटी एंड देन प्राइसेस. मतलब दोनों इंक्रीज करते गए. एंड देन ग्रेजुअली देन वी थोड़ा सा फिर उसके बाद में स्टार्स और उसके हिसाब से रिकॉग्निशन आने लगा. और उसके बाद में ग्रेजुअली आफ्टर पोस्ट कोविड वी स्टार्टेड आवर वेबसाइट. ओवरऑल अगर मैं शूज़ मार्केट की बात करूँ, इंडिया की कितनी बड़ी मार्केट होगी और उसमें से फास्ट फैशन कितना है? So basically we serve mid premium category. So in footwear there are like 3 categories I would say. एक है below 1000, एक है 1000 से 2500 और एक है above 25-3000 rupees above. Those are premium range. So anything above 3000 is in premium. Between like 1000 to 3000 is in mid premium और below 1000 is in like value brands जो कि है ना basically value brands जैसे कि जितने भी इंडियन ब्रांड्स ट्राई करके आप जानते होंगे वो सारे 1000 से नीचे मोस्टली करते हैं. तो basically we cater to a mid premium category that is 1000 to 3000. So इसका मार्केट साइज? So recently there was a data published by I think मोतीलाल ओसवाल का कुछ डेटा रिसर्च था. अच्छा. It was like around I think 18,000 crores business like is especially for a mid premium category. So I think overall it is overall footwear category in India is multi-billion dollar. So उसमें से अगर मिड प्रीमियम की बात करें तो 18,000 करोड़ का मार्केट है. एंड इट इज़ इंक्रीजिंग. आई थिंक दैट दिस डेटा इज अराउंड 2021 का डेटा है ये. तो अब 2024 में तो आई थिंक इट हैड वो मल्टीफोल्ड ग्रो हो गया होगा. और इसमें से फर्दर भी सेगमेंट्स होंगे कि कुछ तो फॉर्मल शूज होते होंगे, कुछ स्पोर्ट्स रनिंग. सो द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इज स्पोर्ट शूज की सबसे ज़्यादा कैटेगरी है. एंड देन कैजुअल शूज फॉलोड बाय ओपन फुटवेयर एंड देन आई थिंक फॉर्मल कैटेगरी. और ये अक्रॉस रेंज में है? 1000 में भी यही है? हाँ 1000 to 3000 सेम पैटर्न है? चाहे कोई भी प्राइस रेंज उठा लो. एक्चुअली आई एम नॉट श्योर फॉर द वैल्यू ब्रांड्स क्या मतलब 0 से लेके 1000 तक का में क्या है. बट इन आवर कैटेगरी इट इज लाइक शूज टॉप पे. स्पोर्ट शूज इन ऑन द टॉप. या और आप अपने आप को स्पोर्ट शूज की कैटेगरी में करते हो कंसीडर? सो बाकाबुकी में हम ना 3 सेगमेंट को केटर करते हैं. द फर्स्ट इज स्नीकर्स जो कि हमारा मतलब फोर फ्रंट है.
स्नीकर्स में वी हैव ऑल वेराइटी, जैसे कि है ना लो टॉप स्नीकर, मिड टॉप, हाई टॉप, उसके बाद में सारे चंकी सोल्स प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद में लो टॉप फ्लैट सोल, उसके बाद में ना बास्केटबॉल वगैरह, मतलब ऑल टुगेदर सारा कुछ है हमारे पास। उसके बाद में है ना सेकेंड कैटेगरी इज एथलीजर, वी से इट एथलीजर बिकॉज यू कैन वेयर इट विद योर जीन्स एंड देन यू कैन गो, दैट इज एन स्पोर्ट शूज कम लाइक स्पोर्ट्स कम कैजुअल लुक। तो द सेकेंड इज एथलीजर एंड द थर्ड इज बूट्स। इन बूट्स वी हैव like all type of boots, जैसे trekking, hiking, climbing, even biking, riding, all सारे boots हमारे पास। So I think we have the largest catalog in boot till date। बट ये कंपटीशन इसके इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आना बहुत आसान भी हो जाता है, बिकॉज एनीबडी कैन सोर्स फ्रॉम गुड डिसेंट सोर्सेज। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ कि आपका जो मोट है या जो कॉम्पिटिटिव एज है वो क्या मानते हो आप? So basically it feels like entering into the footwear market is that simple, but अगर आप जब enter करते हैं then you feel like कि उसमें अरे ये भी problem है, ये भी problem है, क्या ये है भी वो problem। The problems? first is footwear involves size and variant, right? In every category you have either you have a color or you have a size। apparel और footwear जो fashion brand category है उसमें आपके पास size भी है और वेरिएंट भी है। सो देयर इज एन ऑलवेज रिस्क ऑफ अ डेड स्टॉक को मूव करना है। तो सबसे पहला आई वुड से फिक्सिंग द सप्लाई चेन एंड अवेलेबिलिटी और टर्न अराउंड टाइम। So basically in our case we can launch a footwear or launch a particular design in a 45 to 60 days period। अच्छा, So that is I would say that is that we have achieved after 4-5 years of like coordination with all our factories and all our vendors। तो वहाँ पर जो turn around time है, so making the turn around time shorter is and one key advantage। is one key and like streaming your supply chain, जो कि आप ना अपने end user तक जितनी जल्दी आप उसको पहुँचा देते हो। आप तो ऑनलाइन ही पहुंचाते हो? या मोस्टली आपका तो ऑफलाइन है नहीं अभी? ऑफलाइन नहीं है। सो इन आवर केस व्हाट वी डू इज लाइक वी हैव जियो डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास अमेजोन में वी हैव अराउंड 11 क्लस्टर्स इन एंटायर इंडिया वेयर वी सप्लाई आवर गुड्स। उसके बाद में ना बेसिकली थर्ड आई विल से द डिजाइनिंग एलिमेंट। सो द डिजाइन इन आवर केस लाइक it is very much selective। So out of like 10 prototypes made, we select only 2-3 designs which finally go into production। कैसे फिगर आउट करते हो कि ये डिज़ाइन सही है? मतलब वो क्या कोई थीसिस है जिसको फॉलो करते हो? थेसिस तो एज सच कुछ नहीं है, बट व्हाट वी सी इज वी से द ट्रेंड्स, व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, व्हाट पीपल आर लाइकिंग और अभी क्या चल रहा है, उससे हिसाब से हम लोग है ना शू डिज़ाइन करते हैं। कोई एग्जांपल दो ना, अभी रिसेंट कुछ डिज़ाइन किया और ट्रेंड देख के। सो बेसिकली अभी अगर मैं बताऊं तो चंकी सोल्स के शूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, द थिक सोल अगर है ना, जिसको प्लेटफॉर्म स्नीकर्स या फिर चंकी स्नीकर्स भी बोलते हैं। सो व्हेन कोविड वाज देयर वी स्टार्टेड लाइक वी वर द फर्स्ट ब्रांड हु स्टार्टेड यूजिंग दैट नेम इन एसईओ, चंकी एंड प्लेटफॉर्म स्नीकर्स। इनफैक्ट उस समय में उसके सर्च टर्म भी नहीं हुआ करते थे। अच्छा। सो व्हेन वी मेड लाइक अ थिक सोल शू, उस समय में कोविड के समय में, लाइक कोविड जैसे ही खत्म हुआ था, सो देयर वाज लाइक उसका उनके सर्च, देयर वाज सर्चेस इन अदर कंट्रीज ऑन वेस्टर्न तरफ में या फिर ना यूरोपियन कंट्रीज में, बट इन इंडिया इट वाज हार्डली सर्च्ड। फिर उसके बाद में ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो सर्च इंक्रीज हुआ और उसके हिसाब से देन वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग आई थिंक टू लाइक पॉडकास्ट पे। तो उनसे मैं पूछ रहा था कि आप लोग ये जो मीम कल्चर है, इन्फ्लुएंसर है, मार्केटिंग के ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, इसके ऊपर कुछ सोचते हो? तो उनका ये कहना था कि यार हम लोगों का ना एक हमेशा से एक ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, वो फोकस ज़्यादा रहता है। तो अगर मीम कल्चर को भी फॉलो करना है ना, तो हम वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट वाले जो मीम्स होते हैं जिनका ट्रेंड ख़त्म नहीं होने वाला, मतलब लॉन्ग टर्म एक जो रहता है, जैसे अक्षय कुमार का पैसा कमाने वाला जो मीम है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो 5 साल से चल रहा है और 10 साल और भी चलेगा। राइट। तो मीम के अंदर भी कुछ ट्रेंड्स हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आप जब अपने ये जो ट्रेंड्स सिलेक्ट करते हो, आप इसके ऊपर भी कुछ फोकस करते हो कि यार ये ट्रेंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, या मुझे सिर्फ 3 महीने 6 महीने के ट्रेंड्स को फोकस करना है? सो बेसिकली अगर फुटवेयर ट्रेंड्स में मैं बताऊं तो कोई भी ट्रेंड एटलीस्ट दे लास्ट फॉर 2 सीजन्स। अच्छा। सो 2 सीजन्स मींस अराउंड 1 ईयर, at least 1 year। So in our history of 10 years I would say कि like we have never seen smaller trends। मतलब कोई भी अगर आना एक फुटवेयर अगर एक चीज़ चलने लगती है, एटलीस्ट
runs for 2-3 years because अच्छा। India is a very big country, right? Adaptability आने में भी time लग मतलब जाता है डिस्ट्रीब्यूशन होने because में it 1.5-2 साल लग penetrates through जाते हैं। entire India, समझ right? गया। It comes through metro, it goes to cities, फिर tier 1 tier 2 and then it goes to entire like all over, right? So वो है ना अगर इंडिया में entire trend भी आते आते भी आपको एटलीस्ट इतना टाइम मिल जाता है that you can leverage, करेक्ट। तो वो टाइम आपको हमेशा मिल जाता है बिकॉज द एडवांटेज इज दैट द कंट्री इन विच वी आर हियर, राइट, उसका इतना बड़ा वाइड पॉपुलेशन एंड देयर आर वाइड लाइक मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन और इतना ज़्यादा मार्केट में डेप्थ है कि आप अगर आज से लिक्विडेट या फिर आज से आप सोचोगे कि ट्रेंड ये चेंज होने वाला है, तब तक आपके पास इनफ टाइम मिलता है कि दैट यू कैन क्लियर अप योर स्टॉक, तो वो चीज़ आपको हमेशा एडवांटेज मिल जाती है। आपने बीच में बोला था डेड स्टॉक, आपके कैटेगरी में क्या डेड स्टॉक का परसेंट रहता है विच इज़ अ गुड इनफ परसेंट, मतलब उससे ऊपर हुआ तो बर्बाद हो आप? परसेंटेज एसन इट वो वेरी करता है डिज़ाइन टू डिज़ाइन एंड मॉडल टू मॉडल, बट या इन आर केस इन आर जर्नी लाइक इन अगर 2017-16 की बात करो तो हम लोग ने काफ़ी डेड स्टॉक में मतलब डेड स्टॉक बनाया था, लाइक एट दैट टाइम वी वर अनेबल टू जज फ्यू डिज़ाइंस दैट लेड इन टू ह्यूज डेड स्टॉक दैट वी हैड, सो वी हैड अ पाइल ऑफ शूज़, मतलब पहाड़ बन गया था जूतों का। अच्छा। so we cleared it out, we learned our mistakes, we made many mistakes over there, फिर हमें पता चला कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये शूज़ ये कैटेगरी ये चीज़ हम नहीं कर सकते, या फिर ये पर्टिकुलर मटेरियल हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते, दिस मटेरियल हैज़ अ शॉर्टर सेल्फ लाइफ, ये सोल नहीं चलता, सो वी चेंज्ड एवरीथिंग, वी क्लियर्ड द मैस जो बन गया था काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउस में क्योटिक कंडीशन हो गई थी, तो वो वी क्लियर्ड दैट एंड देन ग्रेजुअली वी रियलाइज्ड कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स हैं जो कि जिनकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, कुछ अच्छा। स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स हैं जिनकी सेल्फ लाइफ सिर्फ एक सीजन की होती जैसे? है, जैसे कि देयर इज एन पीयू लाइक पीयू सोल फुटवेयर जिसका सोल है ना पीयू का होता है, सो दैट हैज़ अ वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ, इट हैज़ अ सेल्फ लाइफ ओनली 1 year. अच्छा। So but it is lighter and it is very good, like it is very good in Comfortable. formal shoes में वो उस समय में 2016 में it was very good, but then later we realized that rubber soles are more good because it has a larger self life, although it is little heavy, the shoe is little heavy but the self life is large. So then we switched from PU soles to rubber sole, तो वो चीज़ हमने ना वहाँ पर पिवट किया था, तो यही चीज़ है कि वो जैसे जैसे मतलब ना जर्नी बढ़ती गई उस हिसाब से लर्निंग बढ़ती गई। जो इस पॉडकास्ट को आज देख रहे हैं उनको अगर अपने बिजनेस में ओवरऑल डेड स्टॉक की प्रॉब्लम आ रही हो, उनको अगर वो सॉर्ट करनी हो, तो क्या 2 या 3 चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि उससे आपका डेड स्टॉक थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है? I would say ordering, actually in our case what we do I'll let you know that कि हम लोग क्या करते हैं कि like first whenever we design a shoe, right, whenever the proto is made, उसके बाद में जब वो final production पे जाता है we try to make it as small a lot as possible. So we used to like we negotiate with the customer, with our vendors. We tell them like it is a first lot, let's make it a limited size, right? तो हम ना उसको as small as like possible करना चाहते हैं. In our category it is like 400-500 pairs, जिससे एक particular है ना एक डिज़ाइन बन जाता है. उसके बाद में ना मतलब ना वो डिज़ाइन को टेस्ट करने के बाद में इनिशियली वी सी लाइक अराउंड 7-10 days हाउ इट इज़ ट्रेंडिंग इन मार्केट. टेस्ट कैसे करते हो? स्मॉल बैच रिलीज करते हो? स्मॉल बैच से मतलब वी स्टार्ट विद एन स्मॉल बैच फर्स्ट, तो उसको रिलीज जब वो लाइव होता है वेबसाइट पे, उसके बाद में वी सी अराउंड 7-10 days में कि ट्रेंड क्या है उसका, like provided the visibility is given to that product how it is performing, right, उसका ads कैसे perform कर रहा है, वो कैसे जा रहा है, तो उसके हिसाब से based on that we give a repeat order and the repeat order is usually bigger one. So that is what we do. So we start with a small order and then we go with a big order. अगर आप पहले ही big order अगर place कर रहे हो और उसके बाद में वो चीज़ चली नहीं, then it becomes difficult to cover up. बिग ऑर्डर को करने का सिर्फ कॉस्ट में एडवांटेज मिलता होगा ना आपको, यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट? कॉस्ट में एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है बट दैट इज नॉट दैट सब्सटेंशियल. अच्छा. बट द थिंग इज दैट इफ द प्रोडक्ट डज नॉट वर्क आउट इट विल सेव लॉट ऑफ मनी ऑन इन्वेंट्री, अदरवाइज आपकी इन्वेंट्री काफ़ी फंस जाएगी. तो किसी को भी शूज़ अगर बनवाने हैं किसी वेंडर से, आज 400-500 यूनिट से शुरू हो जाएगा, करवा सकता है कोई भी? मतलब उससे भी छोटे से हो जाएगा, डिपेंड ऑन फैक्ट्री टू फैक्ट्री क्या है नहीं है. इन आवर केस लाइक मोस्ट ऑफ आवर फैक्ट्रीज आर लाइक कैप्टिवली कंज्यूम्ड बाय अस, तो हमारी फैक्ट्रीज में इट इज नॉर्मली वी डू नॉट ओन एनी फैक्ट्री बट वी डू हैव एन एग्रीमेंट विद देम, वी डू हैव अ लाइक रिलेशनशिप विद देम. अगर मैं ये बोलूँ तो उसमें क्या है कि दे डू नॉट मेक फॉर एनी अदर ब्रांड, दे मेक एक्सक्लूसिवली फॉर अस. सो फुली जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टोटली इज डिपेंडिंग फॉर यू, आप ही के लिए कर रहे हैं. Yes.
एंड पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करते हो? नहीं, वी डू मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया। अच्छा, आपको लगता है कि दूसरे स्टेट्स में करने से उस पे कुछ फ़ायदा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन में? नो, आई डोंट थिंक सो, बट द थिंग इज कि हाँ, बेसिकली क्या है कि ना, स्किल बेसिकली फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इज एन लेबर इंटेंसिव वर्क। इट इन्वॉल्व्स सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर बिसाइड्स मशीनरी। मशीनरी का एक अपना रोल है, बट लेबर का भी काफ़ी रोल है कि कितना वो परफेक्शन के साथ, कितनी अच्छी उनके क्राफ्टमैनशिप है, उनकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है शू बनने में, राइट? एक शू बना सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक शू बनाने में कितना टाइम लगता होगा? इट टेक्स अराउंड लाइक 30 days। एक शू बनाने में 30 दिन लगते हैं? 30 days। 30 days क्या from प्रोसेस रहता है? 30 days from the start of like from starting to source the materials, अच्छा, right? बट वहाँ एक से बार सारा सामान आपकी फैक्ट्री अगर में एक आ बार गया सारा सामान आ जाता है तो आई थिंक इट टेक्स अराउंड 10 days। तो ये 10 दिन में होता क्या क्या है? शू बनता कैसे है? सो बेसिकली ना सारे स्टेजेस वाइज है। इट इज़ जस्ट लाइक एन अपैरल थिंग जैसे होता है। स्टार्ट्स विद एन कटिंग, देन स्टिचिंग, देन लास्टिंग एंड देन फिनिशिंग। बेसिकली अगर ब्रॉडर टर्म्स में बोलें तो यही प्रोसेस होते हैं। इसमें मैनुअल कहाँ पे आता है रोल? सो मैनुअल हर एक स्टेज में मैनुअल इन्वॉल्व है। इवन इन अच्छा। केस ऑफ एन इफ आई सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, इफ इट इज़ अ लेदर स्टफ, तो सिलेक्शन आप मटेरियल कौन सा चूज कर रहे हो, सो दैट इन्वॉल्व सर्टेन टाइप ऑफ दैट। उसके बाद में कटिंग, उसके बाद में जो नाइफ से कटिंग्स होती हैं, डाई से कटिंग होती है, वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में स्टिचिंग में इट इन्वॉल्व, स्टिचिंग में काफ़ी मतलब आप कितनी अच्छी आपकी लेबर की या फिर कितनी अच्छी आपकी वर्कर्स की स्टिचिंग पैटर्न्स है, वो मैटर करता है। अगेन देन लास्टिंग में सेम चीज़ होती है। सो बेसिकली इट इज़ एन एंटायर लेबर अप्रोच जो कि है इंडिया में। तो बट स्टिल सो बेसिकली इन आर केस मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। सो आर मैन्युफैक्चरिंग इज दैट्स व्हाई इन मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज इन नॉर्थ इंडिया ओनली। बट जो आपने बोला इंडिया में मोस्टली ये मैनुअली डिपेंडेंट है, बाहर नहीं होता ऐसे? बाहर ऑटोमेशन पे चलता है ये? इन केस ऑफ इन फुटवेयर इट इज़ मोस्टली लेबर इंटेंसिव। इट हैपेंस इन अ सिमिलर मैनर। ये हमेशा मतलब आप अक्रॉस, अगर आप कहीं पर भी जो लार्ज स्केल में, बिकॉज इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया इज इन सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर। अच्छा, तो फर्स्ट इज चाइना, फॉलोड बाय इंडिया। इनफैक्ट चाइना थ्रू में आउट द एंटायर वर्ल्ड? थ्रू आउट द इंटायर वर्ल्ड। तो बेसिकली अगर आप कहीं पर भी जाओ, मोस्टली ऐसा ही होता है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मुझे थोड़ा सा अब ये समझना है कि आपने बोला कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को विजिबिलिटी देते हैं और फिर देखते हैं कि उस कैटेगरी में कितना बूस्ट मिला है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। आप लोग भी क्या लिमिटेड ड्रॉप करते हो स्नीकर्स को, कि 2 दिन के लिए हमने ड्रॉप किया, लिमिटेड एडिशन, ऐसा कुछ भी करते हो? As of now we are not doing it, but definitely we have plans। तो in future we are coming up with an licensing thing। तो जो लाइसेंस वाला पार्ट है वहाँ पर डेफिनेटली विल कम अप विद सच एन आइडिया वेयर विल लॉन्च इन लिमिटेड एडिशंस, लिमिटेड क्वांटिटी लाइक स्नीकर्स वेयर द ड्रॉप्स विल हैपन। क्या लाइसेंस होता है ये? मतलब किस चीज़ के लिए चाहिए ये लाइसेंस आपको? So basically there is a license around which you can like collaborate with certain brands, and then you can do like branding of those brands, and then you can sell the sneakers and collaborate. जैसे सोल स्टोर मावल के प्रोडक्ट्स निकाल Similar के stuff। उस तरीके से Similar आप बात stuff। कर रहे हो, है ना? Yeah, right। Similar ब्रांड उनका यूज करके यू कैन क्रिएट सम जॉइंट शूज टुगेदर Yeah, एंड right। देन लॉन्च इट। Launch it। अच्छा, बट खुद के भी तो कर सकते हो बाका बुकी के स्नीकर्स को लिमिटेड Definitely we एडिशन can में। do that। We can do that, but still what we are like, हम जो है ना, जिस हमारे ब्रांड की जो मिशन है और जिस हिसाब से हम केटर कर रहे हैं, जो हमारी ब्रांड की टीजी है, बेसिकली वी राइट नाउ व्हाट वी आर लॉन्चिंग इज अफोर्डेबिलिटी अलॉन्ग विद क्वालिटी। तो वो चीज़ हम पहले मीट करके फिर उसके बाद में विल गो। सो बेसिकली प्लान इज विद टू गोइंग इन लिमिटेड एडिशन ड्रॉप स्टाइल विद एन लाइसेंसिंग थिंग। अच्छा, जो हमारा जो बेसिक वाला जो है वो वैसा ही रहेगा जैसा जो आप अभी कर रहे हो। ड्रॉपिंग जो रहेगी वो उन ब्रांडेड्स के साथ ब्रांडिंग रहेगी। रहेंगे। समझ गया। बट आपने टीजी बीच में बोला, प्राइस ब्रांड तो आपने मुझे बताया कि मिडिल वाला जो आपका है 1000 से 3000 का, उस पर आप फोकस करते हो। बट टीजी तो वेरी करता होगा स्टेट टू स्टेट या डिफरेंट रीजन्स में। क्या टीजी है जो आप सर्व कर रहे हो? सो बेसिकली वी आर मोस्टली सर्विंग जेंजी ऑडियंस। अच्छा, जो हमारा ऑडियंस का अगर मैं एज ब्रैकेट बोलूँ, दैट इज मोस्टली अराउंड 16 to 33 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, जो कि हमारे लार्जली ऑडियंस है जिसको हम सर्व करते हैं। सो बेसिकली बाका बुकी इज प्रीडोमिनेंटली अ मेन ब्रांड, बट हम लोग ने अभी वुमेन कैटेगरी भी काफ़ी लॉन्च करी है। सो इवन वुमेन, या इवन वुमेन्स आर लाइकिंग इट। वुमेन्स में भी वी हैव लॉन्च्ड मेनी स्नीकर्स एंड एथलीट्स। सो यही हमारा ऑडियंस ब्रैकेट है और इसी में हम करते हैं। इनफैक्ट बूट्स में वी डू हैव ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट वी हैव लॉट ऑफ लाइक नॉर्थ ईस्ट ऑडियंस, वी हैव लॉट ऑफ ऑडियंस इन जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ से हमारे बूट परचेज होते हैं। इनफैक्ट हिमाचल भी। ओके। या और
इस टीजी को रीच आउट करने के लिए, अगर किसी को आज इस टीजी को रीच आउट करना हो, जेनजी जो आपने बताया 16 to 32 एज, कैसे रीच आउट करना चाहिए, सही तरीका क्या रहता है? So basically we do all type of like performance marketing. Performance marketing is the first step that we do. Second is influencer marketing, हम करते हैं काफ़ी ज़्यादा. अच्छा. We do content creation also. So and building a community around us. So we have a good like around like हमारे Instagram की there is like अब बना मेरे हिसाब से it will be 2 lakh like followers. strong followers that we have. उसके बाद में ना the content you create around your shoe, the story that you create about the product. I think that is the main thing that what current audience like. तो आपका इस टाइम पे क्या रेवेन्यू स्केल है? So this 20 year, करोड़ तो बहुत पहले ही बता दिया था. so this year March 24 में I think we'll close around 70 76. Actually data इतना handy नहीं, but हाँ it is like around above 70. Above 70. Yeah. इसमें से अगर हमें मार्केटिंग स्पेंड समझना हो तो कितना करोड़ मार्केटिंग पे खर्चा किया आपने ओवरऑल? सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है. मेरी ही कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ. अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज़, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो इजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके. तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना. अब पूरा वीडियो आप देख लो. So I won't be able to like tell an exact figure. हाँ, rough range, बस 10%, yeah, 15%. it is around like 10 to 12% or अच्छा. like yeah. मतलब 7 से 8 करोड़ के आसपास खर्चा तो मार्केटिंग में गया होगा, जिसमें से मेजर आपका गया परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे. इंस्टाग्राम ऐड हो गई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसके बाद में ना कुछ ATL स्पेंड्स भी हैं, कुछ है ना लाइक ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. ATL में तो टीवी और OTT आ गया. या राइट नाउ वी डिड इन कोलैबोरेशन विद रणविजय. अच्छा. तो बना रणविजय के साथ हमने साइन अप किया है. सो बेसिकली द एड्स एंड द एड कॉपीज दोस आर मेंट इज फॉर परफॉर्मेंस एड्स ओनली, बट स्टिल वी आर प्लानिंग फॉर एन टीवी थिंग आल्सो. अच्छा, टीवी कमर्शियल के लिए भी आप प्लान कर रहे हो, बट अभी नहीं आया, वो इस साल आएगा. इस साल आएगा. समझ गया. और उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है उस पर कितना अंदाज़ा खर्च करते होगे साल भर में? अराउंड 2 to 3%. पूरी मार्केटिंग स्पेंड में से 2 से 3% इन्फ्लुएंसर पे. नहीं, टोटल मार्केटिंग का अगर आपने स्प्लिट करो, इट विल बी लाइक अराउंड 10%, 10-15%. 10-15% ओवरऑल मार्केटिंग में उतना तो इन्फ्लुएंसर पे जा रहा है. आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग दोनों में से क्या बेटर है? So basically, I would say both has their own advantage and disadvantage. Performance marketing अच्छी वहाँ है when you want to be on top of your numbers. कि आपने कितने खर्च करके आपको कितना रेवेन्यू मिला. अगर आप सेल्स ड्रिवन फोकस करना है, आपको हर एक आपको ना सेलेक्टेड ऑडियंस को फोकस करना है, वेर यू वांट टू कस्टमाइज एवरीथिंग एंड देन टारगेट बेस्ड एड्स आपको रन करने हैं, देन आई थिंक परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज द बेस्ट अप्रोच. बट व्हेन यू वांट टू क्रिएट सम ब्रांड वाइब, और अगर ब्रांड स्टोरी क्रिएट करना है, व्हेन यू वांट टू शो व्हाट story you want to tell to your consumers, then I think this influencer marketing is the best thing that you can do. But for someone who has a very sharp focus on profitability, जैसे मेरी कंपनी है तो हम लोग भी प्रॉफिट हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप्ड हैं आपकी तरह. राइट. तो थोड़ा यहाँ पे ना डर ये रहता है कि यार आप मार्केटिंग पे खर्चा करते हो ना, बहुत सोच के करते हो. राइट. सो हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया. सो जब हमने 2020 में वेबसाइट बनाई थी, तो इंटायरली हमारा फोकस परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे ही था. हमने ना 6 महीने 8 महीने तक कंप्लीट परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे नहीं किया तब तक. हाँ. बट एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बैलेंस जरूरत होती है. हाँ. वो क्या, क्योंकि एड फटीग आने लगता है. आप ना कितना इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपका टॉप ऑफ द फनल, आपको ट्रैफिक कैंपेन्स भी चाहिए, आपको ना ऊपर में, और मतलब ना आपको अपनी वाइड इंक्रीज करनी है व्हेन यू वांट टू स्केल अप एंड व्हेन यू वांट टू रीच टू योर न्यू ऑडियंसेस. तो उसके हिसाब से यू नीड टू गो टू अदर वेराइटी ऑफ मार्केटिंग. अदरवाइज आपका एक टाइम में ऐसा आएगा, देयर विल बी एन एड फटीग. जो फनल है बेसिकली, जो टॉप आपका ट्रैफिक कैंपेन से कैंपेन जो टॉप ऑफ द फनल है वो सेट नहीं होएगा.
सो बेसिकली है ना, क्योंकि आपको नए ऑडियंस पे रीच करना है, देन रीटारगेट करना है, राइट? तो है ना, एक स्ट्रैटेजी एक अच्छी है कि दैट व्हेन यू आर बूटस्ट्रैप्ड, व्हेन यू आर इन सॉर्ट ऑफ फंड, व्हेन यू वांट टू स्पेंड अ मनी एंड देन यू वांट टू ट्रैक इट कि उससे रिटर्न कितना आया, तो आई वुड से कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज द बेस्ट थिंग, बट यू कैन रन परफॉर्मेंस मार्केटिंग थ्रू आउट एंड बिल्ड द ब्रांड. आपको अदर वे ऑफ मार्केटिंग में भी जाना पड़ेगा. कैसे पता लगता है या समझ में आती है कि अब टाइम आ गया है सही दूसरी कैटेगरी या दूसरे टाइप की मार्केटिंग पे फोकस करने का? सो बेसिकली जैसे मैं अपना एक एग्जांपल लेता Yeah. हूँ, आप इस टाइम पे स्केल में और ऑपरेशंस में हमसे बड़े हो, ठीक है? आई एम श्योर आपने बहुत टाइम से 10 साल हो गए आपको इस टाइम या पे, राइट. तो मेरे से तो उस मामले में सीनियर ही हो आप कि यार ब्रांड और बिजनेस बनाते टाइम हाँ. हम लोग इस टाइम पे एक अराउंड 20-22 करोड़ के आसपास का हम लोग रेवेन्यू टच कर गए हैं ठीक है. और प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन अभी तक हमने मार्केटिंग में स्पेंड नहीं किया, जीरो स्पेंड. तो हम अब ना वो थोड़ा डर लगता है यार, करें ना करें, क्या स्टेज है, कंफर्टेबल स्टेज है, पैसे भी हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट लगता है अगर ग्रोथ आपकी आ रही है तो क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मेरी जगह होते तो क्या एडवाइस करते हैं मुझे? सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. जैसे कि हमारे केस में अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, इन केस ऑफ एन फुटवेयर एंड इन केस ऑफ एन फैशन, टू बी मोर ब्रॉड, कि फैशन में क्या है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑब्वियसली इट हेल्प्स, आपको ऑर्डर्स लाने में, सारा कुछ करने में हेल्प करता है. बट जब ब्रांड की बात आती है ना, व्हेन यू वांट टू शो लाइक कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हो, वही व्हाट आर द डिज़ाइंस, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट, आप क्या बनाना चाहते हो, क्या आपके पीछे और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आई थिंक इन दैट केस यू नीड टू स्विच टू अदर मोड ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो. क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक स्टेज में आके मतलब हैंड ऑन हैंड चल सकती है, बट इट कैनॉट गो ऑन अ सिंगुलर लाइक ऑन अ वन डायरेक्शन, कि आप ना सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. स्केल करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा. स्केल की बात आ रही है, आई एम श्योर आपने भी सोचा होगा कभी ना कभी यार ऑफलाइन में भी जाना चाहिए, राइट. और शायद प्लान भी करते होगे. क्या सोच है, 10 साल हो गए अब तो, अब अभी भी लगता है कि जैसे फटीग ऐड का आ रहा है, तो सेम फटीग एक ऑनलाइन का भी तो होता होगा ना यार, वो लिमिट आ गई अब. Definitely offline market as an thing, I would say कि is in very broad and it requires a lot of effort. ऑनलाइन जैसे ही सेटअप करना एक है, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्टिकल है जो कि ऑफलाइन है, राइट. और ऑफलाइन मार्केट सबसे अच्छा ये है कि व्हेन यू हैव अ ऑफलाइन प्रेजेंस, यू हैव अ वैलिडेशन. बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि दैट इट गिव्स योर ब्रांड अ वैलिडेशन, कि देन द पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू मोर. अगर आप ना, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हैव अ ऑफलाइन प्रेजेंस, आपका ऑनलाइन भी अच्छा चलने लगता है. अच्छा. सो इट वर्क्स ऑन अ हार्मनी. तो क्या होता है ना कि दैट वी डेफिनेटली हैव अ प्लान इनटू 2024, वी डू हैव प्लान्स टू गोइंग ऑफलाइन आल्सो. ये है ही है, बट वी विल स्टार्ट विद आवर ओन EBOs. दैट इज व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर ओन EBO? So basically EBO means exclusive business outlet. खुद का एक स्टोर. खुद का एक स्टोर, not a multi-brand outlet. So we want to open a store which has an experience, with experience on it, right? So where a consumer can come to our store, see all the footwears, get a hand on an experience, overall store की vibe और उस हिसाब से. So we want to sell product in those manner. So basically that is our plan. So definitely in 2024 you might see like few stores of Baka Buki coming in. Amazing. बट स्टोर खोलने का भी एक सही अप्रोच रहता होगा, राइट. आपको एक ऑडियंस का पूरा क्लैरिटी है, 10 साल से आप बेच रहे हो, आपको पता है डिमांड कहाँ से ज़्यादा आती है, राइट. है ना? राइट. और फिर आपको पता है यार हमारे लॉजिस्टिक्स कहाँ से ज़्यादा सॉर्ट हो पाएंगे इजीली. सब कुछ ध्यान में रखते हुए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए एग्जैक्टली ऑफलाइन स्टोर खोलने की? सो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से आपका ऑडियंस हो, जहाँ आपकी ऑडियंस हो. बेसिकली इन आवर केस आवर ऑडियंस इज लोकेटेड नियर द कॉलेज. So near like the student areas where the most of the student come around, they roam at, जहाँ पर वो ज़्यादा मतलब ना चिल करते हैं या फिर आते हैं, like they spend their time there. So मेट्रो या नॉन मेट्रो? so both in it applies to in both cases. मतलब ना जहाँ पर Gen Z audience जाते हैं, दोनों में भी तो फर्क होगा ना. Gen Z of metro so would be different than Gen Z of so basically there are two things. अगर या फिर आप हाई स्ट्रीट में जाना चाहते हो या फिर आप क्लोज सेटअप मॉल पे मतलब ना जाना चाहते हो. So in our case what we want to start is we want to start where our audience is nearby.
right? So in our case, audience are those are like the college students where the mostly they come and they shop for, जैसे कि स्टूडेंट एरियाज हो गया, फिर जैसे कि मुखर्जी नगर हो गया, कमला नगर हो गया, अब जैसे कि ना जहाँ पर मोस्टली जैसे साउथ कैंपस हो गया, सो इन दिल्ली वैसे ही पर्टिकुलरली हर शहर में वैसे मतलब है ना एरियाज होते हैं जहाँ पर इन स्टूडेंट्स का मतलब है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक हब होता है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एरिया। पूरे ओवरऑल सेल्स जर्नी में सीजनैलिटी का भी इफेक्ट आता है कहीं पे? Yes, definitely. In so even we have talked in Shark Tank also. हमारा है ना like H1 और H2 में significantly difference रहता था. What is Although H1, अभी H2? हमारा ना H1 अच्छा जा रहा है Shark Tank की वजह से. तो H1 क्या होता है? H1 means half of the मतलब half yearly अच्छा, one अच्छा। and half जैसे of the Q1 is for quarter, quarter one, H1 is like half yearly year one। one. तो बेसिकली ये शू में हमारा ये होता है कि इन आर केस August, September, October, November, December, January. These are the best months. अच्छा। It goes up to February also. But हाँ मतलब ना अगस्त से आप फरवरी मान लो, ठीक है, अगस्त इज स्टार्टिंग मंथ जहाँ से फेस्टिव्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं होता इतना These sale। are lean months. अच्छा। So these are the lean months. But right now we are doing like हमारा अभी तक जो greatest sales है वो अभी इस मंथ में आ रहे हैं because of the Shark Tank. बट ये इस टाइम पे लीन क्यों होता है? रीजंस क्या है? Because actually we are in close footwear brand. हम लोग mostly we sell shoes. तो शूज़ की ना गर्मियों की डिमांड वजह से। गर्मियों की वजह से लिटिल मतलब ना थोड़ी सी डिप आती है। हम्म। सो ओवरऑल दैट हैपेंस अक्रॉस ऑल ब्रांड्स, दैट इज विटनेस अक्रॉस ऑल ब्रांड्स। और जैसे जैसे वेडिंग का सीजन आता है, फेस्टिव्स आते हैं, तो पीपल हैव एन रीजन टू बाई न्यू पेयर ऑफ शूज। दे स्टार्ट ट्रैवलिंग, विंटर्स में लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सो इन आर कैटेगरी, इन केस ऑफ इन बूट्स, लाइक वी डू हैव स्नो बूट्स, वी डू हैव ट्रेकिंग बूट्स। विंटर्स में लोग ज़्यादा जाते हैं ट्रैक करने, या जैसे हॉलीडेज आ जाती हैं उस समय में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व होता है। So that these are the season that we see. So basically हमारा H1 और H2 में मतलब ना हाँ डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। तो इस लीन पीरियड को इंश्योर करने के लिए कि यार इस टाइम पे भी हमारी ग्रोथ होती रहे, कोई स्पेसिफिक स्टेप या लिया था जिसकी वजह से बहुत अच्छा बूस्ट मिला? अभी तो शार्क टैंक है। शार्क टैंक तो है ही है वो तो बट उससे पहले 10 साल की जर्नी में भी आई एम श्योर आप लोग तो सोचते होगे ना यार इसमें कुछ और शूज़ निकालें जो मे भी गर्मियों में भी चलते हों, या इस पर्टिकुलर शूज़ को हमें अब वेस्ट में मार्केट करें क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती कंपेयर टू नॉर्थ। So basically India has a lot of weather different weather situation, right? जैसे कि अब है ना, जैसे कि अब समर आने लगा, अब है ना बेसिकली क्या होता है, ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स हिल रीजन। पीपल स्टार्ट गोइंग टू हिल्स। जैसे कि अभी ना काफ़ी अभी आप देख रहे होंगे गर्मियाँ यहाँ दिल्ली में पड़ने लग गई, तो लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, कसौली काफ़ी जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो ट्रैक भी करते हैं। तो अभी मतलब बूट्स की हमारी जो लो टॉप बूट्स हैं या फिर मिड टॉप बूट्स हैं जो कि ट्रैक के लिए यूज़ होते हैं, बाइकिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनकी डिमांड अच्छी हो जाती है। सो बेसिकली है ना, जब आप विंटर्स के पास आते हो तो हाई टॉप का डिमांड ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वेरेज इन हाई टॉप स्नीकर्स का, वेरेज इन जब समर में आते हो तो लो टॉप्स के डिमांड अच्छी हो जाती है। सो दैट इज़ द केस वी विटनेस। रही सीजनैलिटी की, सो वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोज समर फ्रेंडली डिज़ाइन, जैसे कि जो कि है ना परफोरेटेड हो, दोज आर लाइक कूलर्स यू कैन यूज वेयर द शूज दैट यू कैन वेयर इन समर्स ऑल्सो, एंड देन दैट वोंट लाइक दैट वोंट स्वेट अ लॉट। और उसके बाद में दोज आर लाइक मतलब ना थोड़ा सा परफोरेशन हो जिसमें कि आपको एयर की जो पैसेज है वो अच्छे से हो जाए। सो वी लॉन्च दोज डिज़ाइंस ड्यूरिंग समर सो दैट वी कैन टैप those market and we can like uplift sale during our lean season. ओके, मुझे थोड़ा ये समझना है अभी कि इतनी कंपनीज आ गई इस स्पेस में, है ना, अभी भी क्या कोई गैप है जो कोई और सॉल्व कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया, इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। हाँ। जितना भी आ जाए हमेशा डिमांड रहेगी। और प्लस आपको है ना व्हाट आई हैव सीन लाइक ड्यूरिंग लाइक लास्ट 3-4 years, डिमांड और कंजम्पशन इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। मतलब है ना बेसिकली अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और कोई ब्रांड आ रहा है, कोई ब्रांड आ रहा है, तो बेसिकली ये होता है कि मतलब है ना वो मार्केट को वैलिडेशन मिल जाती है। आज से कोविड से पहले स्नीकर्स कोई नहीं जानता था, राइट? स्नीकर कोई नहीं जानता था। व्हेन वी स्टार्टेड इन कोविड, स्नीकर की सर्चेस बहुत कम हुआ करते थे गूगल में, राइट? व्हेन वी स्टार्टेड नेमिंग आवर प्रोडक्ट एज एन स्नीकर, राइट?
अब स्नीकर में 2 ब्रांड आए, 4 आए, 10 आए, अब 15 ब्रांड आ गए, राइट? सो वो एक स्नीकर का टर्म को वैलिडेशन मिल गई, स्नीकर को एक वैलिडेशन मिल गया, मार्केट सो क्रिएट हो गई है। एक मार्केट क्रिएट हो गई। अब लोग है ना, स्नीकर का टर्म इनफैक्ट इट हैज सरपास्ड कैजुअल शूज। अच्छा। अब लोग कैजुअल शूज से नहीं सर्च करते, स्नीकर से सर्च करते हैं। हम्म, So basically, when the competition is stiff, it gives you validation. It gives your product a validation. So at least we are like we know like कि sneaker का अब एक particular एक market है, consumers are aware of it and people are buying it. और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर आपको डिमांड हर चीज़ की है। और यहाँ पर है ना, अगर आप दूसरे तीसरे चौथे भी हो, अगर है ना आप सेल कर रहे हो, तो भी आपकी डिमांड इतनी आ जाएगी दैट यू कैन सर्वाइव एंड देन यू कैन स्केल। आपको आज बोलूं अगर मैं कि आज आपको एक नया शू का बिजनेस शुरू करना है, हाँ हाँ ये तो है जो है, हाँ बट बिल्कुल ही नया शुरू करना है, हाँ। क्या पर्टिकुलर कैटेगरी पकड़ते या एक शू का डिज़ाइन पकड़ते या कुछ भी, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से सोचोगे इसको, बट मुझे समझना है कि एग्जैक्टली कैसे शुरू करते और कितने पैसे लगाते। सो बेसिकली इंडिया में अगर एज एन इंडिया, अगर इंडियन कंट्री को मतलब एज ए इंडिया को टारगेट करना है, इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना है, तो हम लोग बेसिकली वी ऑलवेज गो विथ अ नीश कैटेगरी। एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इन आवर केस वी हैव लॉन्च्ड प्लस साइज शूज। जब हमने स्टार्ट किया इंडिया में, अगर अमेजोन में आप देखें तो वहाँ पर है ना 11-12 नंबर तक के ही जूते मिलते थे, इनफैक्ट 11 तक के ही मिलते थे, 12 नंबर के भी अगर आप देखो, अगर ओवरऑल अगर आप फिल्टर लगाते हो तो सिग्निफिकेंटली सर्च मतलब ना शूज डाउन हो जाते थे, 12 नंबर के जूते ही नहीं मिलते थे, कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था। राइट। We started with size 12, then 13, 14, 15. So right now we have size till 15. अच्छा। And if you search in Google plus size shoes or an size with an UK 15 या फिर Indian 15 नंबर के जूते, आपको हार्डली 1 या 2 ब्रांड मिलेंगे। बट ये स्ट्रैटेजी सही रहती है क्योंकि लोग डरते हैं कि यार मार्केट कम है, नहीं, ऐड पे ज्यादा पैसा इंडिया लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा कंट्री है, मार्केट कम कोई चीज की भी, प्लस साइज की भी देखोगे 15 नंबर के जूते, इनफैक्ट इट इज अ ह्यूज शू, ह्यूज फुट, बट है ना उसके भी ना आपके पास ओवरऑल अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव व्हेन यू आर टारगेटिंग द एंटायर कंट्री, यू विल गेट एन इनफ ऑडियंस वेयर यू कैन इजीली टारगेट देम एंड देन इजीली गेट एन रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो सो दैट इज द एडवांटेज वी हैव। और कितने इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है ये बिजनेस? So it can start, वो आपके अपने हिसाब से like shoe business can be like, we started with 50,000. So I think you can start with any capital. The thing is that how you roll it, how you turn around it, and how better you execute it. So that is more important, I would say. और इस पूरे ओवरऑल बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी का प्ले कहाँ पे आता है? So it like basically इसके पीछे एक मैं स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। So we are from finance background. So I and Anuj both are from finance background. We both are chartered accountant. So हमारे केस में बेसिकली एज वी वर फ्रॉम फिनेंस बैकग्राउंड, हमें ना टैक्सेशन, फिनेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और ना यूनिट इकोनॉमिक्स, वो चीज़ में हम हमेशा कंफर्टेबल थे। हाँ चलो यहाँ पर ये इतने पैसे बच रहे हैं, इतने पैसे नहीं बच रहे। बट जब क्योंकि हमारे दोनों के केस में वी वर नॉट फ्रॉम एन टेक बैकग्राउंड, ये हमेशा हमें प्रॉब्लम होती थी कि हम ना अगर हमें मतलब ना एक्चुअली अगर कोई चीज़ बताए तो वो चीज़ हमें इतनी मतलब समझ में नहीं आती। दैट इज़ द थिंग दैट our website launch took like around like 7-8 years to launch a website, because we also started in 2017 with Times Internet, Times India Internet. तो वहाँ पर हमने स्टार्ट किया। They took us like around 1.5 year 2 years, वो हमें घुमाते रहे। अच्छा। और कि ये है ऐसा होगा, ऐसा होगा, और परफेक्ट वेबसाइट नहीं बनी। वेबसाइट जरूर थी हमारी, बट दैट वाज नॉट that good, that great in UI UX that you can capture the audience. फील गुड नहीं आ रहा था। फील गुड नहीं आ रहा था। So basically when Shopify came in. Hi, this is नितिन बजाज। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये ज़रूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे, तो प्लीज़ हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकें बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में। 1 महीने का टाइम मिला, वी वर एट होम, सो वी टुक ऑनलाइन क्लास from a website. We took classes related to Shopify.
शॉपिफाई की हमने खुद क्लास ली, हमने सोचा यार ऐसे होगा नहीं, ऐसे घुमा रहे हैं लोग हमें, एंड वी नीड टू बी फ्रूगल, राइट। Yeah. मैं ऐसे जाके किसी को भी पैसे नहीं दे सकता, बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट like that capacity, right? We did not have that thing कि हम किसी को भी जाके XYZ amount दे दें and build a website, because we did not knew the outcome. Had we knew the outcome, हम वो पैसे वो दे भी देते, but हमें पता भी नहीं था कि वेबसाइट परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी. Already we had a bad experience. Correct. राइट. सो 1 महीने का टाइम मिला, वी टुक द क्लासेस, खुद सीखा, खुद समझा कि होता क्या है, कैसे होता है, देन वी लर्नड, एंड देन ग्रेजुअली वी हायर्ड समवन. फिर हमने उसको बोला कि अब तू बना, अब हम समझेंगे कि तू बनाएगा तो एटलीस्ट हमें बैकग्राउंड पता है. बेवकूफ नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते तुम. एटलीस्ट मेरे को ये बोलोगे कि एक्स, तो मैं उस पर काउंटर कर सकता हूँ आपको. अदरवाइज तो वो मेरे को एक्स बोल, हम वाई बोलते थे, वो एक्स बोलता था, और वो हमें कुछ बोलता था, हम कुछ और बोलते थे, और कभी भी चीजें सेम पेज पे नहीं आती थी. सो फिर हमने वो जब वो क्लासेस ली, फिर हमने बनाया खुद से नहीं, बट एटलीस्ट वी हैड अ बैकग्राउंड, वी हैड अ बैकग्राउंड कि ये बना कैसे, मतलब बेसिकली है ना, ये क्या कर रहा है, ये कितना टाइम लगता है, सच में इसमें 10 दिन लगते हैं क्या, ये तो 1 घंटे का ही काम है जिसको वो 5 घंटे बता रहा है. जो ये 1,000 रुपए की चार्जेस होनी चाहिए उसको 10,000 रुपए बता रहा है. सो दैट इज द थिंग वी फेल्ट. वो चीज आपको जब क्लियरिटी मिलेगी, जब आप खुद उस बिजनेस, उस प्रोफेशन पे हो, तो वो चीज हमें हमेशा ना मतलब लगता था कि हैड वी बीन फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, ये चीज़ हम पहले ही क्रैक कर लेते. अगर हम फिनेंस से नहीं होता, या फिर हम में से एक जन भी अगर आईटी से होता, तो हम इसको पहले ही क्रैक कर लेते. और अगर हमने 2016 या 17 में अगर अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर लेते हम बाका बुकी, तो मेरे को लगता है कि वो जो जर्नी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती. बिकॉज वेबसाइट इज़ द की, जहाँ से आपकी ओवरऑल ब्रांड की विजिबिलिटी आनी है, जहाँ पर लोग आपको मतलब अल्टीमेटली सर्च करते हैं, जहाँ पर आपको कस्टमर आपको जानने लगते हैं. अदरवाइज मार्केट प्लेस में तो इतने सारे ब्रांड बिक रहे हैं, मतलब वो बेसिकली फ्रंट फेस तो मार्केट प्लेस का ही रहता है. आपका तो आप बैक एंड में रहते हो. करेक्ट. मैं एक लास्ट आपसे पूछूंगा, और आपने बोला कि अभी आप 75-76 करोड़ तक कमा रहे हो, ठीक है. अभी इसको कमा नहीं रहे, दैट इज अ रेवेन्यू की बात है. अभी इसी 75 करोड़ को 200 करोड़ तक लेके जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? सो बेसिकली सिंपल है, मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी. बट मेहनत सेम चीज़ को करते करते ही हो सकती है, या और ऑफलाइन स्टोर्स आपने बोला एक तो खोलोगे, बट ऑफलाइन स्टोर ही एक जरिया है, या एक्सपोर्ट्स भी आ सकता है उसके अंदर? डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स आ सकता है, और इंडिया इनफैक्ट एक्सपोर्ट करता है फुटवेयर का. फॉर्मल कैटेगरी में तो बहुत ही होती है जहाँ पर लेदर इन्वॉल्व है, ऑल्दो हम लोग लेदर यूज़ नहीं करते. तो ना बेसिकली मतलब एक्सपोर्ट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन मिडल ईस्ट कंट्रीज. आप सोच रहे हो करने का? मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज वी डू एक्सपोर्ट राइट नाउ आल्सो. सो वी डू ऑन अ लिमिटेड नंबर, वी डू सम एक्सपोर्ट इन दुबई एंड 70 करोड़ में से नेपाल. कितना एक्सपोर्ट से आता होगा? वेरी फ्यू, लेस देन 1%. टेस्ट ही है मतलब अभी तो. हाँ. सो वी हैव स्मॉल ऑर्डर्स जो कि आते हैं, देन वी सर्व इट. तो बेसिकली अभी तो एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. एक ना हमारा लास्ट सेक्शन रहता है रैपिड फायर राउंड, उसमें फटाफट से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जो माइंड में आए 2-3 सेकंड में वो आंसर देना है. राइट. बूटस्ट्रैप वर्सेस फंडिंग? बूटस्ट्रैप्ड. विल ऑलवेज बी बूटस्ट्रैप्ड? नो. इनिशियल स्टेज में इक्विटी नहीं डाइल्यूट करनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई फील. ओके. until unless you are established. बट अभी आपको एक अपनी मुंह मांगी जो डिजर्विंग वैल्यूएशन होती है वो मिलेगी तो आप फंड ले लोगे? हाँ, डेफिनेटली. अच्छा. डेफिनेटली. फेम मनी, so we are always open to funding, but the thing is कि वो right amount और right partner मिलना चाहिए, because taking a funding is like in marriage. राइट. You're going to take with anyone like XYZ. Yeah. शार्क टैंक के बाद तो काफी लोग आए होंगे. Yeah, of course. फेम मनी या पावर में से कुछ चूज करना हो तो क्या करोगे? फिर से आप रिपीट करो. फेम मनी या पावर में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी हो तो क्या करोगे? लिटिल कंफ्यूजिंग है ये, बट I'd say फेम एंड मनी. फेम एंड मनी. ओके. 2 फाउंडर आपके साथ एक आइलैंड पे स्टक हो जाएं तो वो 2 फाउंडर आप कौन चाहोगे? अनुज का नाम नहीं ले सकते आप. I would say अनुपम. अनुपम I liked his like thought process और सारा कुछ काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. हाँ. And second would be I forgot his name. Zerodha founder. हाँ, निखिल कामत. निखिल कामत. या
अगर आज आपको $1 मिलियन दे दें और आज ही खर्च कर सकते हो तो हाँ। कहाँ खर्च होगे? So I'll invest in my company नहीं नहीं and वो then नहीं, grow it. पर्सनल स्पेंड करना हो तो Uh, so basically I'm very like choosy in like spending money. तो हाँ। शायद मैं इन्वेस्ट ना मतलब है ना खर्च ना करके खर्च ही ना इन्वेस्ट करो। करूँ. ओके, कोई ऐसी चीज जिस पे आपने मनी स्पेंड किया और रिग्रेट हुआ हो बाद में? In business term or in इन professional? पर्सनल लाइफ आल्सो, एनीथिंग। Basically I don't think there is any incident. हाँ business में जरूर है when we हाँ invested in lot. जैसे कि for an example जैसे कि वो टाइम्स इंटरनेट का ही example हाँ है. So that what we invested a lot of money. या उसका fraction of money से ही वेबसाइट बन जाती है. But we gave them a lot of money और उसके बाद में thing did not work out. Yeah. अभी 3 आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज हैं? I'd say first is family, second is health, and then third is business. थर्ड बिजनेस? Yeah, third is business. Yeah. अच्छा, Obvious, amazing. family and health come first. You read books? Yeah, yeah. Any book you want to recommend to others? So अभी मैं ना एक आज दिन डॉक्टर की है like book habit coach, the book which is under like it is for building a good habit. Atomic Habits? No, अच्छा ये ना basically it is एक even उसका podcast है, the habit coach podcast. अच्छा So I listen a lot. वो Got it. podcast में काफ़ी सुनता हूँ. इनफैक्ट आई हैव लिसनड ऑल एपिसोड ऑफ आज दिन डॉक्टर. अरे तो उनके का आई थिंक 600 एपिसोड होंगे और मैंने सारे सुने हुए हैं. So how much time do you spend in acquiring knowledge पूरे दिन में? So basically I work during morning time or even when I get time I work in evening also. So अच्छा. whenever I work I listen to audiobooks, I listen to podcast. So in fact I started listening to podcast when podcast was not actually in India. वो बहुत कम लोग जानते थे and there are few podcast series. अच्छा So IVM के podcast आते थे उस समय हाँ में. हाँ हाँ So मैं 2016-15 में जब podcast was basically an audio thing. Right. अब तो वीडियो ऑडियो सब बन हाँ, गए. सब मिक्स हो गया। सब मिक्स हो गए हैं. तो when I used to listen to Apple podcast तो उस समय में IVM के podcast आते थे. हाँ So एक ना फेमस पॉडकास्ट था पैसा वैसा. So I used to listen for Anupam. I think Anupam का है. And the second is the habit coach podcast. अच्छा, बट बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Thank you so much for being here and sharing everything about how you built Bakabuki in such a massive phenomenal brand. फिर कभी मौका मिलेगा तो और इसके आगे स्केल पे ऑफलाइन स्टोर्स जब खोलोगे तो मे बी तब एक बार और चर्चा करेंगे. फिर समझेंगे अब एग्जैक्टली कैसा चल रहा है. बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Right. Welcome.